हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी आप? मैं आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। और चलो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, निश्चित समय पे आ जाया करो। डेली क्लास है और रोज आपको बताया जाता है, फिर भी लेट हो जाते हो। तो चलिए बात करते हैं आज की नई क्लास की। तो जैसा कि बच्चों अभी तक आप जानते हो कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक इसमें कितने लेक्चर हो चुके? 3। आज हम लोग बात करेंगे चौथे लेक्चर की। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे 2 और ग्लैंड्स की। आज की हमारी ग्लैंड्स होंगी पीनियल और थायराइड ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे और थायराइड ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। जो भी बात होगी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी होगी, अकॉर्डिंग टू एनटीए होगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। तो पीनियल ग्लैंड है क्या? देखो, सामान्य तौर पर इस पीनियल ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। 2 आंखें आपकी ये दिख रही और तीसरी आंख अंदर है। हर तक सुनी थी कभी तीसरी आंख शंकर जी में पाई जाती है ना? इसके अलावा आप में भी होती है। तो वेस्टिज ऑफ थर्ड आई, ये तीसरी आंख का अवशेष इसे माना जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी लोकेशन क्या है, कहां पे हमें दिखेगी, तो रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इन द नियर पोर्शन ऑफ ब्रेन। अग्र मस्तिष्क पश्च में एक तरफ अगर आप देख रहे थे ना, जैसे कि एक तरफ आप देख रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पिट्यूटरी है। आपको पढ़ाया गया था पिट्यूटरी। तो एक तरफ जहाँ पे ये पिट्यूटरी आपको दिख रही है, उसी के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे ये पीनियल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है। तो या तो आप ऐसे याद कर लो कि जस्ट बेनीथ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के ठीक ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस पे पाई जाती, और या फिर आप ऐसे पढ़ लो जैसे कि मैंने बोला अभी आपको क्या, कि रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इन द नियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं कि इसका ब्रेन के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ये अपने आप में एक अलग ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका मस्तिष्क के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। तो छोटी छोटी बातें थी पहले राउंड में कि पीनियल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुने कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे हम तीसरी आंख, अवशेषी रूप से तीसरी आंख कहते हैं। ये अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस पर पिट्यूटरी के ठीक ऊपर की ओर पाई जाती है, और नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से इसका कोई वास्तविक कनेक्शन नहीं होता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखो, बड़ी मजेदार ग्लैंड है बेटा ये। अब आप सोच रहे होंगे मजेदार कैसे? अभी बताता हूँ। देखो, ये जो ग्लैंड्स है, अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, ये करती क्या है? इसका काम है जितनी भी बायोलॉजिकल क्लॉक एंड न्यूरोसिक्रेटरी ट्रांसड्यूसर की तरह ये हमारे शरीर में काम करती है। क्या मैंने बताया? 2 बातें बताई। पहला काम क्या बताया इसका? एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक, एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक। अभी बायोलॉजिकल क्लॉक से क्या मतलब है? मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो ग्रंथि है जिसको हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं, ये 2 तरीके से हमारे शरीर में काम करती है। पहला काम इसका क्या है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। जैसे जिस समय आप सोने जाते हो ना, तो बॉडी अंदर से अलार्म करती है, उसी समय दूसरे दिन भी आपको नींद आएगी।
जिस समय आप सुबह उठते हो ना, तो अगले दिन आपको जल्दी उठना या नहीं उठना इससे कोई लेना देना नहीं है। उस समय आपको बॉडी अलार्म करेगी। यानी वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हमारे शरीर में होने वाली जो रिथमिक प्रक्रियाएं होती हैं, रिथमिक का मतलब लगातार होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जैसे मल त्यागना, मूत्र त्यागना, नींद आना, सोना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इनको ये गवर्न करती है और ये अपने निश्चित समय पर होती हैं। आप करें ना करें लेकिन बॉडी आपको अलार्म करेगा। इसी को हम कहते हैं कि ये जो ग्लैंड है ये एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक एंड न्यूरोसिक्रेटरी ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट न्यूरल इंफॉर्मेशन। अब दूसरा इसका जो काम है बेटा, एक काम तो ये बताया मैंने, पहला काम क्या बताया मैंने आपको कि बायोलॉजिकल क्लॉक और न्यूरोसिक्रेटरी इन फंक्शन होती या न्यूरोसिक्रेटरी ट्रांसड्यूसर इन फंक्शन होती। दूसरा इसका एक काम और है कि पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और वो विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन। ध्यान से सुनिए, हम जो एक एक बात कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो आप बोलो। अब जैसे पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, पीनियल ग्लैंड, क्वेश्चन है कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। अरे इतनी हिंदी तो चलेगी यार, अब बिल्कुल हिंदी भी नहीं हो सकती, बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं हो सकती। तो बी सेइंग टू यू अगेन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, आंसर है मेलेटोनिन। इसका आंसर है मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। अब ये जो मेलेटोनिन है, इसके बारे में एक बात समझ लीजिए। ये हार्मोन्स मोर प्रोड्यूस्ड इन डार्कनेस। अंधेरे में ये हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होता है। अब इसका एक सिस्टम है, कैसे? बोर्ड पे देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे लाइट, प्रकाश आया और ये प्रकाश हमारी आंख में गिरा, और आंख में आने के बाद यहां से ये प्रकाश आंख की रेटाइना में गया। रेटाइना में न्यूरॉन्स होते हैं और रेटाइना के न्यूरॉन्स से ये बात कहां गई? हाइपोथैलेमस में गई। हाइपोथैलेमस में गई और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस पीनियल को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंस पीनियल ग्लैंड्स, और अब पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा यह हार्मोन मेलेटोनिन सीक्रेट किया जाएगा। मेलेटोनिन। अब इसको दोबारा से समझो। मैंने क्या कहा कि पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता, उस हार्मोन का नाम क्या है? मेलेटोनिन। एक बात। दूसरी बात, मेलेटोनिन कब ज्यादा निकलेगा, कब कम निकलेगा? तो मैंने क्या कहा कि रात में या अंधकार में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब घटती कैसे? जैसे ही हमारी आंख पर प्रकाश पड़ता है, ये आंख की रेटिना से होते हुए हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से पीनियल ग्लैंड्स में जाता है। अब पीनियल ग्लैंड्स क्या करती कि मेलेटोनिन के स्राव को कम कर देती है। इसी के द्वारा हमारा बॉडी रात और दिन, अंधकार और प्रकाश की पहचान करता है, जिसके आधार पर वो
हमारी दैनिक क्रियाओं को एक निश्चित क्रम में पिरोता है। एक निश्चित क्रम में हमारे शरीर की दैनिक क्रियाएं, दैनिक रिथम जो होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, वो अपने आप इसी के आधार पर सेट हो जाती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बच्चों, अब हम लोग आगे की बात करें अगर, तो अब बात ये आती है, क्या बात आती है? अब बात ये आती है कि जो मेलेटोनिन हार्मोन्स निकला पीनियल से, इसका काम क्या है। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारे शरीर में 24 आवर ड्यूरनल रिथमिक या रिथम ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। 24 घंटे के अंदर होने वाली जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनको ये निश्चित समय पर पूरा करने के लिए बॉडी को अलार्म करती है। सर्केडियन साइकिल भी कहते हैं इसको। जैसे कि अगर बात करो तो स्लीप वॉक साइकिल, इसका क्या मतलब है? सोने और जगने का एक निश्चित समय इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपका निर्धारित समय आता है, आपको नींद आने लगती है। आपका निर्धारित समय आता है, आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग। आपका टाइम आता है, आप अपने आप बिस्तर छोड़ देते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, लेटे भले रहिए, ऐसा फील करिए। ऐसा ये सारा का सारा मेलेटोनिन का फंक्शन है। दूसरा इसका काम होता है कि ये हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जो शरीर का तापमान है उसको भी ये नियंत्रित करती है। इसके अलावा इस मेलेटोनिन के द्वारा शरीर में मेटाबॉलिज्म, यानी अगर हम बात करें तो उपापचय, पिगमेंटेशन, वर्णकता, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके अलावा शरीर की सुरक्षा या यहां पर हम कह सकते हैं इम्यूनिटी को भी ये गवर्न करती है। तो ये थी हमारी पीनियल और उससे होने वाले फंक्शन। चलिए पूरी बात को एक बार में हम फिर से समझते हैं, टुकड़े टुकड़े के बजाय इसको एक बार में पूरी बात को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी बात की जा रही थी आपसे पीनियल ग्लैंड की, तो पीनियल ग्लैंड के बारे में सबसे पहली बात थी कि इसको दूसरा नाम क्या है, तो ये हमारे शरीर की तीसरी आंख होती है। फिर इसकी लोकेशन वाला क्वेश्चन कहाँ पे स्थित होती है, तो ये हमारे रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल्स इन द नियर पोर्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के ठीक पास में, पिट्यूटरी के जस्ट अपोजिट साइड में, हाइपोथैलेमस में ऊपर की तरफ उपस्थित होती है। लेकिन बच्चों इसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नर्वस सिस्टम के साथ नहीं होता है। अब अगर हम इनके काम के बारे में बात करें तो एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक एंड न्यूरोसिक्रिटरी ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट न्यूरल इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो पीनियल ग्लैंड्स जो होती है इसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। इस हार्मोन्स का नाम होता है मेलेटोनिन। यह हार्मोन्स रात्रि के समय या अंधकार में अधिक मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन प्रकाश होने पर इसकी मात्रा घट जाती है। यह मैंने तरीका बताया, लाइट आएगी, आंख में जाएगी, रेटिना के न्यूरॉन्स में जाएगी, और हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड को कम मात्रा में मेलेटोनिन को सीक्रेट करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। अब इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन की बात की जाए, तो ये 24 घंटे की जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको गवर्न करती है। इसके साथ साथ सोने और जगने की प्रक्रिया, शरीर के तापमान को, शरीर के उपापचय को, शरीर के पिगमेंटेशन को। इसीलिए अंधेरे में रहने वाले लोग गोरे हो जाते हैं और बाहर रहने वाले लोग काले हो जाते हैं। इसका मेन कारण मेलेटोनिन है। पिगमेंटेशन, वर्णकता,
कपड़े के अंदर के हिस्से अलग रंग के हो जाते हैं, कपड़े से बाहर के रंग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिगमेंटेशन आल्सो गवर्न बाय द मेलेटोनिन। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारी शरीर की सुरक्षा प्रणाली से संबंधित होता है ये मेलेटोनिन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली ग्लैंड की। अब चलो हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। देखो बेटा, इस ग्लैंड के बारे में जब स्टडी करते हैं ना तो थोड़ा सीरियस बात करेंगे, क्योंकि ये मामला है अलग। वहां पर केवल एक मेलेटोनिन था, लोकेशन की बात कर ली, बात खत्म हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको थायराइड ग्लैंड के पास। सबसे पहले आप ये जो फिगर है ना इसको देखिए ध्यान से। दिख रहा है आपको? ये क्या दिखा रहा है आपको कि ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन यहाँ पर देख रहे हैं आप? क्या दिखाई दे रहा कि ये दो लूप से बनी हुई है, एक तो ये राइट लूप और दूसरा लेफ्ट लूप। यानी थायराइड ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो द्विपिंडकी है, जिसमें एक दाहिना पिंड और एक बायां पिंड पाया जाता है। आप इसको ये राइट लूप और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट लूप। क्लियर हुआ? अब दोनों लूप के बीच में यहां पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये हिस्सा, ये इसे क्या लिखते हैं हम? इस्थमस। यानी अभी क्या बताया मैंने कि ये एच के आकार की, इस प्रकार से एच के आकार की एक ग्लैंड है। ऐसे अगर इसको बाहर निकाल लें तो ऐसे ऐसे देखो। अब इसमें से एक राइट लूप एक लेफ्ट लूप, और दोनों लूप को जोड़ने के लिए बीच में जो कनेक्शन आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं इस्थमस। थ्योरी पर फोकस नहीं, इस बात को समझने पर फोकस करेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड कंपोज टू लूप विच आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। हमारी जो श्वसन नली है, ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रैकिया, ये चीज देख रहे हो ना, ये ट्रैकिया देख रहे हो, यहां पे लिखा हुआ ट्रैकिया। ये इसके दोनों तरफ तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो दो लूप से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें से एक को हम दाहिना लूप, दूसरे को हम बायां लूप कहते हैं। दोनों लूप को जोड़ने के लिए बीच में कनेक्शन है, जैसे एक ये दाहिना लूप ये बायां लूप, दोनों के बीच में ये आपको पेन दिख रहा है ना, यही तो इस्थमस है। क्लियर हुई बात? चलिए अब इसको हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं, कोष के आधार पर इसको देखते हैं। इसकी एक छोटी सी स्लाइड निकाल लेते हैं, और जब इसकी स्लाइड को निकाल करके देखा जाता है तो ये हमें किस तरीके से दिखेगी, चलो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो थायराइड को जो आप देखोगे ना बेटा, तो ये ऐसे दिख रही है। अब ये वाला फिगर क्या है और इससे समझना क्या जरूरी है। इसमें देखो, इसमें क्या दिखाया जा रहा है आपको, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका एक टुकड़ा काट लिया ऐसे, और जब इसका टुकड़ा हमने काट लिया, यहां पर इसका एक टुकड़ा काट लिया इस तरीके से, इसी थायराइड का एक पीस काट करके देखा ऐसे। अब इस पीस को जब हम कहां पे रखते हैं, इस पीस को जब बेटा हम लोग रखते हैं, कहां पे रखते हैं, एक स्लाइड पे रख करके माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जब इसे माइक्रोस्कोप से पर देखते हैं तो ये हमें कैसे दिख रहा है, इसमें बहुत सारे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ऐसे 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 ये कई सारे यहाँ पर लूप दिखाई देते हैं ऐसे। अभी मैं अपने हाथ से भी बना के दिखाऊंगा आपको, अभी पहले इसको ऐसे समझो। ऐसे ही लूप दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हुआ? इन लूप के अंदर बाहर की तरफ ये आप देख रहे हो सेल्स है, इनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। बीच बीच में ये ब्लड कैविटी आपको दिख रही है, और इन प्रत्येक कैविटी के अंदर
एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ भरा हुआ है, इस पदार्थ को हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। चलिए, ये तो इमेज थी। अब इसी बात को हम लोग दूसरी तरीके से भी देखते हैं। बात को समझने के लिए दूसरी तरीके से इसको देखते हैं। अब यहां पर जैसे हमने क्या बताया आपको कि मान लेते हैं कि एक ये थायराइड, ये हमारा इस तरीके से ये ट्रैकिया है, ये हमारी श्वास नली है। इस श्वास नली के दोनों तरफ इस प्रकार से एच के आकार की एक ऐसे ग्रंथि पाई जा रही, ठीक है। इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को स्लाइड पर दिखाया गया चित्र जो होता है हिस्टोलॉजिकली, कोशिकी चित्र कैसा है, यानी थायराइड को जब हम काट करके देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये कैसे दिखती है हमको। जब इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये हमें इस तरीके से ऐसे दिखती है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ये हमें ऐसे दिखती है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे 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 कई सारे ऐसे पिंड पाए जाते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे पाए जाते हैं, राइट। अब इन पिंडकों की बाहरी सतह पर इस प्रकार से ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, ऐसे ऐसे सेल्स पाई जाती है। और इन सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। यानी कहने का मतलब हमारे ये था, बीच में यहाँ भी खाली नहीं है, यहाँ पर टिश्यू भरा होता है, ब्लड पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस तरीके से ये हमारा स्लाइड डायग्राम आपको ऐसे दिखेगा। यानी पूरी की पूरी थायराइड ग्लैंड बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स से मिलकर के बनी होती है। इसमें से एक गोला जो आपको दिख रहा है ये फॉलिकल्स है, और इसमें पाई जाने वाली ये जो सेल आपको दिख रही है, इसमें पाई जाने वाली जो सेल आपको दिख रही है, इन सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। इन्हें कहा जाता है, इनको बेटा हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। और इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है यहां पर ऐसे, इस पदार्थ को हम कहते हैं कोलॉइड, इसे कहते हैं कोलॉइड। और पूरा एक स्ट्रक्चर ये क्या कहलाता है, ये फॉलिकल कहलाता है। ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स इसके अंदर पड़े रहते हैं। अब देखिए इसकी बात आगे की करें। इन फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट किया जाता है। कितने? दो प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। इसमें से पहले प्रकार के हार्मोन्स को हम कहते हैं T4 और दूसरे को हम कहते हैं T3। इनके वास्तविक नाम होते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, और इसे कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। थायराइड ग्लैंड्स फॉलिकल से मिलकर बनी है। फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स पाई जा रही। फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, और वो दो प्रकार के हार्मोन्स हैं, एक को बोलते हैं T4 और एक बोलते हैं T3। अचानक तुमने सुना होगा जब कोई आदमी मोटा हो जाता है तो उससे बोला जाता है कि भाई थायराइड चेक करा ले। तो थायराइड चेक करा ले। थायराइड में चेक क्या कराया जाता है? थायराइड में इन हार्मोन्स के लेवल को हम चेक कराते हैं कि ज्यादा तो नहीं निकल रहा, कम तो नहीं निकल रहा। इनके कम ज्यादा होने से क्या होता है, इस बात को हम अब समझेंगे। ये दोनों हार्मोन्स लगभग एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात। आयोडीन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ T4 एंड T3। क्या कहा मैंने?
हिंदी में लिख दें आज, आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है? इस T3 और T4 को बनाने के लिए आयोडीन एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए आगे की बात करें तो अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये हार्मोन्स कम बनेंगे, और जब ये हार्मोन्स कम बनेंगे तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म। कब? मैंने क्या कहा आपको कि आयोडीन की जरूरत होती है। अब अगर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन एक कंडीशन है कि किसी आदमी के भोजन में आयोडीन की कमी होगी। तो आयोडीन की कमी होने पर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी हो जाने पर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म को बेटा हम लोग इसको सिंपल ग्वाइटर या ग्वाइटर भी कहते हैं। इस रोग का नाम होता है ग्वाइटर। हिंदी में इसको कहते हैं गलगंड। क्या बोलते हैं इसको? गलगंड नाम की बीमारी इससे हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बड़े आराम से पढ़िए। ट्रैकिया के दोनों तरफ पाई जाती है, द्विपिंड की होती है, दोनों पिंडकों को जोड़ने के लिए इस्थमस होता है, और पूरा का पूरा आपका थायराइड ग्लैंड बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स से बना होता है। फॉलिकल्स के चारों तरफ पाई जाने वाली कोशिकाएं फॉलिकुलर सेल्स कहलाती हैं। फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एक को T3 कहते हैं, एक को T4 कहते हैं। दोनों हार्मोन्स को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बोलो बोलो, आयोडीन की जरूरत होती है। होती कि नहीं होती? अब अगर किसी के भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति में T3 और T4 कम बनेगा, और ऐसी घटना को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, या कभी कभी इसको हम ग्वाइटर या गलगंड रोग भी कहते हैं। इतनी बात आपको अभी तक बताई गई। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग कुछ खास बातें और खास क्वेश्चन नीट के। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे T4 और T3 का निकलना बंद हो जाए तो क्या क्या होगा? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोथ या ग्रोइंग बेबी। जो बच्चा माँ के पेट में डेवलपमेंट कर रहा है वो डेवलपमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दोबारा से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपसे कि यदि गर्भवती महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उनका बेबी पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाता है। दूसरी बात बताई गई, और क्या क्या हो जाएगा? स्टंटेड ग्रोथ, पूरी तरीके से वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि। लो इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट, उसकी IQ कम हो जाएगी। एबनॉर्मल स्किन हो सकती है। इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी। अब आगे की अगर बात करें हम कि अगर किसी एडल्ट वुमन में, यहां प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही, किसी एडल्ट वुमन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या होगा? तो उसका मासिक धर्म जो होता है वो बिगड़ जाएगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। अगली साइकिल यानी जो डेट्स होंगे वो चेंज होते रहेंगे। दैट इज द इरेगुलर मेंस ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमेन। अब इसके बाद अगर बात करें, मान लीजिए T4 T3 की मात्रा बढ़ जाए
अभी तो बात हम कर रहे थे कि अगर आयोडीन भोजन में कम हो जाए तो क्या होगा। अब अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें कि अगर आयोडीन की मात्रा अगर T4 T3 की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा, या हाइपरथायरॉयडिज्म कब हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के थायराइड में कैंसर हो जाए या लोब्यूल्स की मात्रा बढ़ जाए, तब ऐसे व्यक्ति में T4 और T3 की मात्रा बढ़ जाती है और इसका प्रभाव हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं पर सीधा सीधा पड़ता है। एडवर्सली अफेक्टेड द बॉडी फिजियोलॉजी। अब एक और एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्सो का मतलब, बात करते हैं बच्चों अब हम लोग एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर की। इसमें क्या क्या कैरेक्टर आएंगे। पहली बात तो प्रोट्रक्शन ऑफ आई बॉल, ऐसे पेशेंट की आंखें बाहर आ जाती। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इनकी उपापचय क्रिया विधि बढ़ जाती है। तीसरा वेट लॉस, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ जाएंगी तो अपने आप शरीर का वेट लॉस हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हाइपोथायराइडिज्म होगी तो मोटापा बढ़ेगा। जब T4 और T3 की मात्रा शरीर में कम निकलेगी तब क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, वेट लॉस होगा। और इन सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज भी इनको कहा जाता है। चलिए आगे की बात करें कि T4 और T3 हमारे शरीर में करते क्या है। फंक्शन ऑफ T3 और T4, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उपापचय की दर को नियंत्रित करते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया में खास करके आरबीसी के निर्माण में मदद करते हैं। इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को रेगुलेट करते हैं। और अंत में अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखते हैं, मेंटेन्स H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एनसीईआरटी एक लाइन को और लिखती है कि थायराइड आल्सो सीक्रेटेड TCT, थायरोकैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती है और इस हार्मोन्स का काम होता है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बराबर बनाए रखना। तो बेटा इस तरीके से आज हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। कोशिश ये की गई कि सारे क्वेश्चंस जो एनटीए से रिलेटेड थे उनको इंक्लूड किया गया, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई गई है। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।